नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण पुरास्थल हड़प्पा से संबंधित पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यदि आप दोस्तों हिस्ट्री की या फिर एंशिएंट हिस्ट्री दोस्तों प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता के रूप में जानी जाती है, जिसमें दोस्तों बहुत सारे पुरास्थल हैं, चाहे मोहनजोदाड़ो हो, हड़प्पा हो, राखीगढ़ी हो, लोथल हो, कालीबंगा हो। सभी पुरास्थलों दोस्तों किसी न किसी साक्ष्यों की चर्चा की जाती है। तो दोस्तों, आज हम डेडिकेटेड बात करेंगे हड़प्पा से पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में। दोस्तों, इसके पहले कि हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है दोस्तों, यदि आप भी हमारे इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। साथ में दोस्तों, हमारा जो दूसरा चैनल है CUET अड्डा पॉइंट, उसको जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। वहां पर दोस्तों CUET से संबंधित सभी प्रकार की जो क्लासेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो कि दोस्तों आपको एक प्लेलिस्ट सेक्शन के माध्यम से आप सभी चीजों को एक क्रम से, एक तरीके से आप वहां पर पा सकते हैं। तो उसको जाएं दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यदि आपका कोई भी मित्र, यार, दोस्त हो दोस्तों जो कि CUET का प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, तो उनको बहुत सहायता मिलेगी। चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। वीडियो हमारी बात करने दोस्तों हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों की। इसके पहले कि दोस्तों हम आपकी शुरुआत करें, मैं आपको बात बताना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता शब्द बोलते हैं, इसको जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। कारण इसके पीछे यही है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया तो हड़प्पा प्रथम ऐसा पूरा स्थल था, हड़प्पा पहला ऐसा पूरा स्थल था जिसकी खोज इस सभ्यता में सबसे पहले की गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 1921 में, कब, 1921 में सबसे पहली बार दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, जॉन मार्शल के निर्देशन में, उस समय ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे जॉन मार्शल, और उनकी अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की पहली एक्सकेवेशन किया। और उसी के संदर्भ में यह चीजें निकल कर सामने आई कि नहीं भैया, भारत में हड़प्पा जैसी एक विस्तृत और प्राचीन सभ्यता है जिसको बाद में सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। कारण क्या है सिंधु घाटी सभ्यता कहे जाने का? तो कारण यह था कि सिंधु नदी के किनारे जो है हमको प्राचीन समय में अधिकांशतः पुरास्थलों की प्राप्ति हुई, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। कारण यह है कि प्रथम यह पुरास्थल था जिसके किनारे यह हमको, जिसके प्रमाण हमको सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले प्राप्त हुए थे। तो ये था तो बैकग्राउंड। अब निकलकर ये चीजें आती हैं कि क्या 1921 के पहले हड़प्पा संबंधित किसी चीज का साक्ष्य नहीं मिलता है क्या, कि हड़प्पा सीधे 1921 में खोजा गया? जी नहीं, ऐसा नहीं था। 1826 में, 1826 में सबसे पहली बार जो हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था वो एक बड़े बड़े एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से फैक्ट और क्वेश्चंस बनते हैं। तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में, 1826 में सबसे पहली बार इस हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। लेकिन ध्यान रहे, जब इन्होंने हड़प्पा टीले का वहां पर उल्लेख किया है तो एक सभ्यता के रूप में नहीं किया, ये नहीं बताया कि बहुत प्राचीन है या क्या है, बस इन्होंने यह जिक्र किया कि यह एक हड़प्पा का टीला है, यह एक माउंट्स के रूप में। बाकी कुछ उन्होंने नहीं बताया। जबकि बाद में यहां से जो टीला मिला है, जिसे आपने बहुत ही ब्रिटिश पुरातत्वविद का नाम सुना होगा, मार्टिमर व्हीलर का, मार्टिमर व्हीलर ने इसे माउंट एबी कहा। क्या कहा? माउंट एबी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहीं से हड़प्पा से संबंध सटे ही एक अन्य टीला भी मिला है जिसे माउंट एफ कहा गया है। माउंट एबी
किसने कहा था? मार्टिमर व्हीलर ने कहा था। किसे कहा था? उस हड़प्पे के टीले को जिसने चार्ल्स मैसन ने 1826 में डिफाइन किया था, उसके बारे में उल्लेख किया था। और उसी के बगल से एक अन्य भी टीला मिला है जिससे नाम दिया गया है माउंट एफ। माउंट एफ जो है मोटे तौर पर यहाँ पर शिल्प की गतिविधियों से जुड़ा हुआ एक दूसरा नगर जैसा हमको प्रतीत होता है। और यह जो एफ टीला है, यहाँ पर अनाज के कूटने का 18 वृत्ताकार चबूतरों के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। हमको 18 सर्कल नुमा जो है हमको ऐसे फ्लोर दिखाई देते हैं जहां पे हमको अनाज के कूटने के प्रमाण दिखाई देते हैं। और 15 इकाइयों या मकानों वाले श्रमिक आवास के भी प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। तो माउंट एफ जो है ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारण ये है क्योंकि हमको यहाँ पर माउंट एफ से अन्नागार के प्रमाण मिल रहे हैं, श्रमिक आवास अर्थात लेबर्स रूम मिल रहे हैं जिनकी संख्या 15 है, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिल रहे हैं, वहीं पर 6-6 खाने वाले 2 पंक्तियों में स्थित अर्थात कुल 12 इकाइयों में विभक्त अन्नागार भी मिल रहे हैं। इसलिए जो माउंट एफ है यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां से हमको 18 वृत्ताकार चबूतरों के प्रमाण मिल रहे हैं, श्रमिक आवासों के प्रमाण मिल रहे हैं, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा में अन्नागार मिला है वह कितने भागों में विभक्त है? तो 6-6 खानों में विभक्त 2 पंक्तियां हैं। मान लीजिए ये 2 रो है जिसमें कि 6 इधर आपके और 6 इधर आपके स्थित हैं। क्या है वो? अन्नागार है। ठीक है, इनकी प्राप्ति कहां से हुई है? ये हड़प्पा से हुई है। और इन्हीं स्थलों से हमको ओखली एवं जले हुए गेहूं और जौ की भूसी के भी साक्ष्य जो हैं हमको यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के जो हड़प्पा पुरास्थल का जो माउंट एफ है वहां से हमको दिखाई देता है। अब माउंट एफ से तो ये मिला है, लेकिन इसी के हड़प्पा के जो निचले नगर का क्षेत्र है जहां से हमको माउंट ई मिला है। अब आप एक शब्द समझ रहे होंगे, यहाँ पर माउंट एफ है, ई है, क्या कारण है? देखिए, जब भी किसी पुरास्थल पर जाते हैं और जहां पर कई सारे टीले मिले, मान लीजिए एक पुरास्थल है वहां पर कई सारे टीले मिले, तब टीलों को नाम रखने के लिए सबसे पहले हम अल्फाबेट का यूज करते हैं। मान लीजिए कोई एक टीला मिला तो माउंट ए हो गया, दूसरा टीला मिलेगा माउंट बी हो गया, तीसरा टीला मिलेगा माउंट सी हो गया। ठीक इसी प्रकार माउंट एफ, माउंट ई जो आप देख रहे हैं वह क्या है? टीलाओं के नाम। तो हड़प्पा का जो निचला क्षेत्र है उस क्षेत्र से जो माउंट ई है उसकी संज्ञा दी जाती है। तो माउंट ई वह क्षेत्र है जहां पर हड़प्पा का निचला नगर क्षेत्र स्थित था। इस टीले से हमको बाजार के प्रमाण, सामान, वस्तुओं के निरीक्षण स्थल, शंख, अगेट, ताम्र की कार्यशाला, यात्रियों एवं व्यापारियों के आराम एवं पड़ाव स्थल के साक्ष्य जो है हमको इस हड़प्पा पुरास्थल से दिखाई देते हैं। वहीं पर बात करें जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, R37 एवं HR माफी चाहूंगा। अब देखिए ये R37 या HR है क्या? तो हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को R37 कहा गया है। देखिए दोस्तों, जब भी किसी पुरास्थल में स्थलों की पहचान की जाती है तो उसको नाम देना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको स्पेसिफिक नाम देने के लिए आपका अल्फाबेट या फिर अल्फाबेट के साथ न्यूमेरिक्स का भी प्रयोग करते हैं। तो ये जो R37 यूज किया गया है वह किसके लिए डिनोट किया गया है? कब्रिस्तान को डिनोट करने के लिए। तो हड़प्पा में जो कब्रिस्तान है वह किसको दर्शाता है? R37 दर्शाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि R37 क्या है? तो हड़प्पा में स्थित जो R37 है यह बात करता है, डिनोट करता है किसको? कब्रिस्तान को। और ऐसी ही एक दूसरी समाधि को यहाँ पर HR समाधि भी कहा गया है। तो अब दोनों ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है कि R37 या फिर HR समाधि जो है इसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले हैं? इसके जो प्रमाण है हमको हड़प्पा से मिले हुए। जो ये HR क्षेत्र है कब्रिस्तान का, ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती काल का है, मतलब बाद के काल का है, लेटर फेज का है। लेकिन जो R37 है यह निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के काल का ही है, अर्थात जब इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी तब का जो है यह R37 है। लेकिन जो HR क्षेत्र है यह सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के काल का है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी जो होता है आपके प्रश्न में फैक्ट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, तर्क एवं जो सही गलत वाले आते हैं, तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि जो R37 है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड का है, जबकि जो HR जो क्षेत्र है वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के काल का है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए R37 से कुल हमको मतलब जो R37 जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल का कब्रिस्तान है, वहां से हमको 90 कंकालों की प्राप्ति हुई है और 57 ऐसे कब्रें हैं जो कि इन प्रकाश में आई हैं। यहाँ पर प्रारंभ में माधव स्वरूप वत्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने और बाद में 1946 में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मार्टिमर व्हीलर ने उत्खनन कराया था। इस समाधि में जिस सर्वाधिक रोग की जानकारी मिली वह थी गठिया, जिसको हम लोग अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, इसके प्रमाण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस आपको यह चीज ध्यान में रखनी है कि जो R37 है उस पे एक्सकेवेशन का काम किसने किया है। सबसे पहले माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया जो कि महत्वपूर्ण भारतीय पुरातत्वविद हैं। बाद में 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने यहाँ पर उत्खनन किया और यह पता चला कि ये जो कंकाल हैं इनमें अधिकांशतः लोगों को गठिया नामक रोग की थी, जिसको हम लोग अर्थराइटिस बोलते हैं। उसके प्रमाण हमको इन कंकालों से प्राप्त होते हैं। अतः हड़प्पा के जो लोग हैं सर्वाधिक रूप से ये किससे पीड़ित थे, गठिया से पीड़ित थे। गठिया में होता यूं है कि जो शरीर के जो क्या कहते हैं हड्डी के जो जोड़ होते हैं उनमें बहुत तगड़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है, गठिया बोलते हैं उसको। हड़प्पा के कब्रों में से एक बच्चे को एक स्त्री के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है और ऐसा माना जाता है कि यह जो महिला है, इस महिला का जो है प्रसव के दौरान क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, जिसके दफनाए जाने के प्रमाण हमको इसी हड़प्पा में प्राप्त होते हैं। तो इस चीज को आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो ये HR क्षेत्र और R37 जो क्षेत्र है इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं भाई कि अभी हाल ही में जो नया एक्सकेवेशन हुआ है, जो नए रिसर्च के द्वारा जो चीजें सामने निकल कर आई हैं, तो नई खुदाई में हड़प्पा से हमको सूती कपड़ों के, कॉटन जो आपके क्लोथ्स हैं उनके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधुवासी थे पूरे विश्व में कपास उत्पादन को लेके अग्रणी थे। मतलब पूरे विश्व में सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस करने वाले, कपास का उत्पादन करने वाले व्यक्तियों में कौन शामिल है, तो वो आपके सिंधुवासी हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग विश्व में प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार कपास का उत्पादन अपने यहाँ पर किया था। और यही कारण है कि जो सूती कपड़ों के प्रमाण है हमको हड़प्पा जैसे पुरास्थलों पर दिखाई देते हैं। तो हड़प्पा की एक कब्र है जहां से प्राप्त तांबे की जो दर्पण है, जिसको हम लोग कॉपर मिरर बोलते हैं, पहले शीशा ऐसा नहीं होता था, पहले तांबा जो होता था उसको इस प्रकार से उपयोग में लाता था कि वो मिरर का के रूप में जाना जाता था। तो जो ताम्र दर्पण है इस पर लिपटे सूती धागे एवं तांबे के उस्तरों के हत्थे पर लगा जो फेंस पात्रों के हैं उनके अंतर हमको इस सूती कपड़ों के प्रमाण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ से मिट्टी की मूसा भी मिली है जिसका प्रयोग तांबे को गलाने में होता था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में यह चीजें ध्यान रखिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो धातुओं का प्रयोग बड़े बृहद स्तर पर होता था। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा हुआ है वह है कांसा और दूसरा आपका हुआ है वह है आपका तांबा। तांबा और टीन को मिलाकर आपके जो दूसरा उप धातु बनाया गया, मिश्र धातु बनाया गया, वह बनाया गया आपका कांसा। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कांसा है इसका प्रयोग सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है और यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग जो सबसे ज्यादा हो रहा है इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमको हड़प्पा से कांसे का ढक्कन वाला विशाल भोजन तैयार करने वाला प्राप्त पात्र जो है, बर्तन जो है, उसकी भी प्राप्ति होती है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कांसे का बना हुआ वो ढक्कन है, मैंने अभी बताया। कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कांसा है इसका निर्माण किससे होता है, तो हमने आपको भी बताया तांबा और टीन को आपस में मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, कांसे को होगा। जब भी तांबा आए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो तांबे का उपयोग करते थे इसका स्रोत क्या था, कहां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे को ले आते थे। तो राजस्थान में एक माइन है, कॉपर माइन है, जिसका नाम है खेतड़ी। क्या है वह कॉपर माइंस का नाम, खेतड़ी कॉपर माइन है। वहां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस तांबे को ले आते थे। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में शंख से निर्मित बैल एवं शंख से बने पात्रों पर
चांदी के जड़े होने के साक्ष्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कल को कि शंख से निर्मित बैल या फिर शंख से बने पात्रों पर चांदी के जड़े जाने के साक्ष्य की प्राप्ति कहां से होती है। यह हमको हड़प्पा से दिखाई देती है। और मातृ देवी की भी मृण मूर्तियां जो है हमको यहाँ पर दिखाई देती। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हमको सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मृण मूर्तियां मिली हैं अभी तक, उनमें सबसे ज्यादा मृण मूर्तियां किसकी हैं? मातृ देवी के। किसकी हैं? मातृ देवी के, मदर गॉडेस की। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिल रही हैं, मदर गॉडेस की टेराकोटा सबसे ज्यादा मिल रही हैं। यही कारण है कि विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह जो काल था सिंधु घाटी सभ्यता का, यह काल जो था यह मातृ सत्तात्मक काल था, अर्थात महिला प्रधान समाज था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है यह कौन सा समाज माना जाता है? मातृ सत्तात्मक समाज माना जाता है। जबकि वर्तमान जो सोसाइटी है क्या है? पितृ सत्तात्मक है, अर्थात पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा से हमको कांसे के 3 उपकरणों का एक गुच्छा एवं एक प्रसाधन पात्र, जिसको हम लोग वैनिटी बॉक्स कहते हैं, उसके भी प्रमाण हमको वहां से दिखाई देते हैं। इस वैनिटी बॉक्स में हमको वेधनी, ईयर स्कूप और चिमटी जैसे जो उपकरण है, इनकी प्राप्ति हमको प्राप्त होती है। वहीं पर अन्य प्राप्तियों में बात करें कि हड़प्पा जैसे पुरास्थलों में अन्य क्या क्या प्राप्त होता है, तो उनमें हमको 16 ताम्र भट्टियों के प्रमाण दिखाई देते हैं। तांबे की इक्का गाड़ी दिखाई देती है। 2 पहिए वाले तांबे का रथ का प्रमाण हमको दिखाई गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर हमको तांबे का पैमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वह कौन सा कॉपर स्केल के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो वह मिला है हड़प्पा से। इसके अलावा तांबे की ताबीज, कॉपर एमलेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके भी प्रमाण यहां से मिले हैं। सोने के मनकों वाले 6 लड़ियों का हार भी यहां से मिला है। सोने के बड़े कंगन का प्रमाण मिला है। प्रसाधन केस में हम लोग कॉस्मेटिक्स केस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से मिला है। अभिलेख युक्त कुछ मुहरों की प्राप्ति हुई है। लाजवर्द के लॉकेट जो कि सिमेट्री एच है, इनसे प्रमाण मिले हैं। और गधे की हड्डियों के प्रमाण, मछली की हड्डियों के प्रमाण की प्राप्ति हुई है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आया है, लाजवर्द। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो तांबा है यह आपके कहां से लाया जाता था? खेतड़ी कॉपर माइन से लाया जाता था, जो कि राजस्थान में स्थित है। वैसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लाजवर्द मणि है, इसका जो हमको उल्लेख मिलता है या फिर इसका जो आयात है सिंधुवासी कहां से करते थे, तो यह लाया जाता था आपके बदख्शां क्षेत्र से। कहां से लाया जाता था? बदख्शां क्षेत्र से, जो कि कहां पड़ता है? यह अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका निर्यात कहां से करते थे? यह आपके बदख्शां अफगानिस्तान से करते थे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ द पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा से हमको एक मुहर मिली हुई है। इस मुहर पर गरुड़ पक्षी सांप को पकड़ते हुए और दूसरी मुहर पर खरगोश पकड़ते हुए कुत्ते का अंकन दिखाई देता है, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यह जो गरुड़ पक्षी वाला है बार बार पूछा जाता है कि गरुड़ पक्षी सांप पकड़ते हुए मुहर की प्राप्ति कहां से हुई है? हड़प्पा से हुई है। और दूसरा, खरगोश पकड़े कुत्ते का अंकन जो है कहां पर मिलता है, किस मुहर पर, उसकी प्राप्ति कहां से हुई है? तो यह हड़प्पा से हुई है। और यहाँ के जो मृदभांड मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा के, यहाँ पर दूध पिलाते हुए हिरण के, जाल के साथ मछुआरे इत्यादि का भी अंकन हमको दिखाई देता है। अब ध्यान रहे, मिट्टी की बनी टोकरी का एकमात्र जो साक्ष्य है यह हमको हड़प्पा से ही मिलता है। मिट्टी से बनी एकमात्र टोकरी के एकमात्र साक्ष्य का प्रमाण हमको कहां से दिखाई देता है? यह हमको हड़प्पा से दिखाई देता है। और मिट्टी के गोल सलाकाकार 31 जो मुद्रा छापे हैं वो भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की जो पीतल की मूर्ति है वो भी यहीं से प्राप्त हुई है। साथ में धान कूटने वाले जो ओखली है इसकी भी प्राप्ति हमको हड़प्पा से प्राप्त हुई है। वहीं पर बात करें फसली साक्ष्यों की, जो कि आज का अंतिम पॉइंट है, इसमें हमको हड़प्पा से गेहूं, जौ, तिल, तरबूज के बीज, मटर, खजूर, चावल एवं बाजरे के जो साक्ष्य हैं यह भी हमको हड़प्पा जैसे पुरास्थलों में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स जो कि आपके हड़प्पा के पुरास्थलों से पाई गई हैं उसके बारे में हम लोगों ने जानने एवं समझने का प्रयास किया।
तो दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों यदि आप भी आर्कियोलॉजी या फिर किसी अन्य एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर इत्यादि की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर अपने तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।